आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हंगामा, काले कपड़े पर भड़के नीतीश, राबड़ी ने पलटवार किया। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, राहुल गांधी ने किस बात पर जताया अफसोस, बोले मैं इसे सुधार कर रहूंगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा, जानिए सरकार की तरफ से कौन कौन नेता संभालेंगे मोर्चा। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग हैं जो सदन को देखते हैं, विपक्ष के प्रदर्शन पर बोले अध्यक्ष बिरला। बिल्डिंग ही नहीं, पढ़ाई भी जर्जर है। नतीजा ये है कि राजस्थान में बच्चे सरकारी स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। एफटीए के बाद यूके से भारत को होगा ज्यादा फायदा, अंग्रेज खूब खरीदेंगे मेड इन इंडिया के ये प्रोडक्ट्स। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागता है, जिस वैम्पायर वेपन से कंबोडिया ने किया थाईलैंड पर हमला, उसकी जानिए ताकत। फ्रांस के फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा देने से अमेरिका और इजराइल बेहद नाराज, इससे क्या बदलेगा। सैयारा ने दुनिया भर में रचा इतिहास, आमिर अजय देवगन की फिल्मों को पछाड़ बनी तीसरी ब्लॉकबस्टर। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। पिछले 4 दिन से मतदाता पुनरीक्षण कार्य पर विपक्ष काले निवास में सदन आ रहे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को मतदाता पुनरीक्षण कार्य के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। सदन में तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी। इस दौरान सम्राट चौधरी से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय में हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्य का जिक्र किया। इसी बीच सीएजी की रिपोर्ट भी पेश हुई। विधान परिषद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगा दिया। कहा कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है। उन पर अब तक 4 बार जानलेवा हमला हो चुका है। यह हमले भाजपा और जदयू वाले करवा रहे हैं। यह लोग नाली के कीड़े हैं। लंच ब्रेक के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष के विधायक फिर से हंगामा करने लगे। कुछ विधायक सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राजद विधायक ने कहा कि तानाशाही और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विपक्ष का आचरण निंदनीय है। सीएम और डिप्टी सीएम पर टिप्पणी से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। यह अन्याय है। इन लोगों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। यह लोग ने विधानसभा के सत्र चलने नहीं देना चाहते हैं। इधर हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस शुक्रवार को ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं 2004 से राजनीति में हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मैंने ओबीसी की उस तरह रक्षा नहीं की जैसी मुझे करनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय आपके मुद्दों को गहराई से नहीं समझ पाया। राहुल गांधी ने कहा, मुझे अफसोस है कि अगर मुझे आपके इतिहास, आपके मुद्दों के बारे में थोड़ा भी पता होता तो मैं उसी समय जाति जनगणना करा लेता। यह मुझसे हुई गलती है। यह कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं उस गलती को सुधारने जा रहा हूं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के लिए लड़ते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में 30 सीटें और आती तो हम सत्ता में होते। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वे झूठों के सरदार हैं। झूठ बोलने का ही उनका काम है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोले। काला धन देश में लाकर पैसे दूंगा, वो भी झूठ बोले। एमएसपी को लेकर झूठ बोले। ओबीसी वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर भी झूठ बोले। हर चीज पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। अपने जीवन में, खासकर संसद में वो झूठ बोलते हैं। आप लोगों को समझना चाहिए, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर संसद में काफी गहमा गहमी है।
पिछले 5 दिनों से विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है। संसद की कार्यवाही शुरू होती और विपक्षी सांसद नारेबाजी कर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर मांग करते। हंगामा होने पर स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद अब 28 जुलाई को लोकसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस विषय पर चर्चा में सत्ता दल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ साथ पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 29 जुलाई को राज्यसभा में शुरू हो रही चर्चा में भी पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। दोनों सदनों में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा होनी है। वहीं विपक्ष इस बात पर जोर दे रहा है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहे और विषय पर बोले। इसके साथ ही विपक्ष सरकार को पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच समझौते के दावे को लेकर भी चर्चा में सवाल करने की तैयारी में है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष अब मुद्दे पर भी मुखर हो गया है। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी सदन के दोनों सदनों में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 4 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन व मालदीव गए हुए हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लोकसभा में विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने पर अप्रसन्नता जाहिर की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि असहमति जताने का यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों से उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं का ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि हमारे पीछे 20-20 लाख लोग हैं जो बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि सदन में हमारे मुद्दों, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर चर्चा होगी। सदन की कार्रवाई आरंभ होते ही कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर और अन्य मुद्दों पर नारे लगाने लगे। अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मैंने हमेशा सदन में यह प्रयास किया है कि सदन चले और विशेष रूप से प्रश्नकाल के समय मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है। प्रश्नकाल सदस्यों का समय रहता है और इसमें सरकार की जवाबदेही तय होती है। राजस्थान के झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 17 बच्चे घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी कुछ बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त क्लास में करीब 60 बच्चे मौजूद थे। राजस्थान के सरकारी स्कूल में हुए इस हादसे के बाद अब सरकारी स्कूलों के हालात पर भी काफी चर्चा होने लगी है। ऐसे में बताते हैं कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है और किस तरह पढ़ाई में भी राजस्थान के सरकारी स्कूल किस तरह पिछड़ रहे हैं। राजस्थान में पेरेंट्स बच्चों का सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए एक जवाब में सरकार की ओर से बताया गया था कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। UDISE प्लस के आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों में साल 2021-22 में 99.12 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया था और 2023-24 में ये डेटा 83.81 लाख रह गया था। इससे पहले के सालों से तुलना करें तो भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन का आंकड़ा कम हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 साल में 15 लाख बच्चे कम हो गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी और स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने की वजह से सरकारी स्कूलों में एडमिशन कम हो रहे हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो चुकी है। इस समझौते के बाद यूके का बड़ा बाजार भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएंगे, जबकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की भारत में मौजूदगी और बिक्री दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस डील से किस देश को ज्यादा फायदा होने वाला है, जबकि अभी तो केवल दस्तावेजों पर ही साइन हुई है। दरअसल यूके के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए
विन विन वाला सिचुएशन है, लेकिन भारत को दीर्घकालिक लाभ अधिक हो सकता है क्योंकि इसके एक्सपोर्ट सेक्टर में खासकर एमएसएमई और कृषि को वैश्विक बाजार में मजबूती मिलेगी। साथ ही भारतीय प्रोफेशनल के लिए ब्रिटेन में अवसर बढ़ेंगे। अगर यूके की बात करें तो उसे तत्काल आर्थिक राहत और भारतीय बाजार में पहुंच का फायदा होने वाला है। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक बढ़ाना है, जो इस समझौते का पहला टारगेट है। ब्रिटेन पहले से ही भारत में 36 अरब डॉलर का निवेशक है। इस समझौते से मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में और निवेश की संभावना है। बता दें, दोनों देशों के बीच साल 2023-24 में व्यापार 4.74 लाख करोड़ रुपए, लगभग 60 अरब डॉलर का था और इस समझौते से भारत का निर्यात 60% तक बढ़ सकता है। अनुमान है कि अगले 5 साल में भारतीय गारमेंट्स, चमड़ा, रत्न आभूषण, समुद्री उत्पाद और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन को निर्यात में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। पिछले दिनों जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। अब चुनाव आयोग ने इलेक्शन करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। भारत के निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत चुनाव आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। आयोग एक या एक से ज्यादा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त कर सकता है। नियम के अनुसार लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को बारी बारी से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। चुनाव आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श और राज्यसभा के माननीय उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। कंबोडिया थाईलैंड युद्ध इस साल का छठा बड़ा संघर्ष है। 24 जुलाई 2025 को रॉयल कंबोडियन आर्मी ने RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके थाईलैंड पर हमला किया। ये हमले प्रीह विहार और तामुएन थोम मंदिरों के पास सीमा विवाद से शुरू हुए, जो 1907 की फ्रांसीसी मैपिंग से जुड़ा है। इस युद्ध ने दोनों देशों में तबाही मचाई, लोग मारे गए, इमारतें गिरी और हथियारों की बिक्री बढ़ गई। आइए RM-70 रॉकेट सिस्टम और इसके असर को समझते हैं। 24 जुलाई 2025 को सुबह 9:15 में कंबोडिया ने थाईलैंड के सुरीन प्रांत में मोपा बेस के पास गोलीबारी शुरू की। इसके बाद 9:40 पर कंबोडिया ने RM-70 MLRS से 122 मिलीमीटर रॉकेट दागे, जो सीसाकेट प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के पास गिरे। इन हमलों ने थाईलैंड में भारी नुकसान किया, जिसमें एक पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट और घर तबाह हो गए। थाईलैंड ने जवाब में F-16 जेट्स और ड्रोन से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। दोनों देश एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। गाजा में भुखमरी के गंभीर हालात के बीच फलस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने की फ्रांस की घोषणा के बाद बाकी पश्चिमी देशों पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ गया है। ब्रिटेन की कियर स्टारमर सरकार पर उनके ही सांसदों का दबाव बढ़ गया है। लेबर पार्टी के कई सांसद भी ऐसा चाहते हैं और शुक्रवार की सुबह विदेशी मामलों की कमेटी ने भी तत्काल मान्यता देने की अपील की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर
फ्रेडरिक मर्ज से वह बात करेंगे। ये इस बात का संकेत है कि गाजा के हालात को लेकर चिंता बढ़ रही है, लेकिन इजराइल के मुख्य समर्थक अमेरिका और ब्रिटेन सहित उनके सहयोगियों ने फलस्तीन को अब तक मान्यता नहीं दी है। फ्रांस की ताजा घोषणा का इजराइल और अमेरिका ने विरोध किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फलस्तीन को राष्ट्र का मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रो की योजना को अमेरिका सख्ती से खारिज करता है। उन्होंने लिखा, यह गैर जिम्मेदाराना फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है और यह अशांति बढ़ाएगा। यह 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों के लिए एक तमाचे जैसा है। वहीं फ्रांस में अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कुशनर ने एक्स पर लिखा, फ्रांस का फलस्तीन को मान्यता देने का फैसला हमास को एक तोहफा और शांति प्रक्रिया को एक झटका है। मैं अभी यहां पहुंचा हूं और बेहद निराश हूं। राष्ट्रपति मैक्रो, मुझे उम्मीद है कि सितंबर से पहले मैं आपको मत बदल सकूंगा। बंधकों को रिहा करें, युद्ध विराम पर ध्यान दें, यही टिकाऊ शांति का रास्ता है। मोहित सूरी की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा इन दिनों दर्शकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। फिल्म में अहान पांडे और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। वहीं फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर कमाई ने भी सबको चौंका दिया है। अब इस फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे जानकर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। दरअसल फिल्म ने अपने पहले 7 दिनों में ही आमिर खान की आइकॉनिक फिल्म सितारे जमीन पर के लाइफ टाइम नेट कलेक्शन 166.18 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। यही नहीं, अब इसने अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म रेड 2 को भी पछाड़ दिया है। इसके अलावा सैयारा अब तक की बम्पर ओपनिंग करने वाली तीसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन चुकी है। 2025 में छावा, सिकंदर और हाउसफुल 5 जैसी बड़ी फिल्मों के बीच सैयारा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। फिल्म के ओपनिंग डे पर म्यूजिक, ट्रेलर और सोशल मीडिया पर वायरल टाइटल ट्रैक ने लोगों में उत्सुकता बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से इसे जबरदस्त ओपनिंग मिली।